अर्जुन का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि ये बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाए, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अर्जुन के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग अर्जुन को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गाँव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर अर्जुन की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और अर्जुन अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ना कुछ खाती हो और ना ही तुम्हारा बुखार उतरता। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी ना? अर्जुन की माँ कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद अर्जुन की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद अर्जुन जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन अर्जुन को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, अर्जुन बेटा, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो आर्यनगर राज्य में रहती है। उसका नाम कोमल है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसीलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना, रास्ते में रहते चलते जहां भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने आर्यनगर राज्य जाऊंगा। अर्जुन एक पोटली में खाना बांध लेता है और आर्यनगर राज्य के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते अर्जुन जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर अर्जुन आगे बढ़ जाता है। ओहो, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर अर्जुन वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। हाँ, खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर अर्जुन नदी के पास जाता है और पानी पीता है। हाँ, इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। आज अर्जुन आर्यनगर राज्य में पहुंच जाता है। अनजान गांव में अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा गांव है? अरे भाई, ये आर्यनगर राज्य है। अरे हाँ, माँ ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था, मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई।
लेकिन भाई क्या तुम बता सकते हो कि कोमल का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर कोमल का ही होगा। कोमल के घर का पता जानकर अर्जुन वहां से चल देता है। मुझे लगता है वो आखिरी वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। अर्जुन झोपड़ी के पास पहुंचा ही था, तभी रात हो गई। आज अर्जुन वहीं रुक जाता है। माँ ने खत में लिखा था कि जहाँ पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर अर्जुन वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। अरे ये क्या, लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। सुबह सुबह अर्जुन उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम पार्वती के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। क्या बात है मजनू, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहां पर होगी। मजनू, तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ लूंगी। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे मजनू, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहां पर है? इतना सुनते ही अर्जुन का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि वो बकरी मजनू की बकरी थी। अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद अर्जुन बोलता है, अरे मजनू भाई, यही पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद मजनू देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर मजनू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।
दामाद जी आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सावित्री का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वो सब कुछ जानता है। मैं सच कह रहा हूं महाराज, सावित्री का दामाद बहुत ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, सावित्री और उसके दामाद को जल्दी यहां लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक सावित्री के घर जाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। हे भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद कलावती अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। क्या हुआ महाराज? आपने हम गरीब को याद किया, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? कलावती, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। क्यों अर्जुन, क्या ये सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगा है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने मुझे कहाँ फंसा दिया? अगर ना बोला तो राजा मुझे अभी मरवा देगा, अगर हाँ बोलो तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। क्या हुआ अर्जुन, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया? अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहाँ आकर तो मैंने खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊं। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माताजी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर कलावती घर के अंदर चली जाती है। इस बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है। कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता। इतना सोचकर अर्जुन वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। अर्जुन इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी ये आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम सपना था। वो राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो हार मैंने ही चुराया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर ये बात है राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना बोलती है,
मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। ये सोचकर सपना तुरंत ही अर्जुन के पास पहुंच जाती है। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना कि रानी का हार मैंने नहीं चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर अर्जुन सब कुछ समझ गया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ, वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन राजमहल में तुमने वो हार कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा के रख दी हूँ। ठीक है, अब आप चिंता मत करिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से अर्जुन को लेने आते हैं। चलो अर्जुन, राजा ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कहो अर्जुन, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहां पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आदेश मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वो हार सच में राजा के बगीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत हैरान था। वाह अर्जुन, वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मंत्री जी, अर्जुन को 1000 सोने के मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरें पाकर अर्जुन बहुत खुश था। महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए अर्जुन घर को पहुंच जाता है। माता जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाओ। और फिर अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।